So, good morning, good afternoon, good evening. Suit yourself for the time you are watching this video. I am Bhavna and I welcome you all for today's current affairs discussion. Now, before moving forward, I would want you all to know that we have a compilation of daily and monthly current affairs in form of multiple choice questions on our website. The questions also include your other GS paper parts, and that is available completely free of cost. So you all can go and practice out on these questions there. That's there to promote the active learning part in you, and that also strengthens and boosts up your preparation and gets you acquainted with the practice part. Okay, and we will be also providing the link in the description box for your comfort and ease, so you can check it out from there as well. Now let's move ahead. So the content of today's discussion includes India and UAE signs a major trade pact, followed by the mediation on Krishna water dispute amongst the state by Honorable Supreme Court, and Information and Broadcast Ministry warns officials on data security, followed by a discussion on Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, and some quick prelims facts, that is about Greater One on Renault and Army tag for the new Gecko. So सबसे पहले we have India and UAE signed a bilateral pact which is also called CEPA. CEPA क्या होता है? CEPA is a comprehensive economic partnership agreement which will now happen between India and UAE. Now what is the context? The context is there was a bilateral comprehensive trade pact which was signed between India and UAE. Now, why this trade pact would have been signed? This trade pact was signed to ease the trade happening between India and UAE. अब जो ये ट्रेड पैक्ट है वो इंडिया के और यूएई के अमाउंट 90% ऑफ जो ट्रेड है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को इंक्लूड करता है, उसको इजी बनाता है. साथ में ही इट गिव्स ड्यूटी कंसेशन ऑन गोल्ड एक्सपोर्ट. यूएई को बहुत ज़्यादा गोल्ड एक्सपोर्ट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स और गुड्स विच इंक्लूड्स द वुडन गुड्स एंड केमिकल्स जो कि हम यूएई से इंपोर्ट करते हैं, हमने उनके ऊपर ड्यूटी कंसेशन अप्लाई कर दिया. अब इससे क्या होगा? इसको समझने के लिए हम दो चीज़ों को समझते हैं. पहला कि स्ट्रेट पैक का डायनामिक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. फिर हम ये समझेंगे कि स्ट्रेट पैक का इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है. ये इंपॉर्टेंट है फॉरेन रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, जो कि मेंस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो अब हम समझते हैं कि स्ट्रेट पैक का डायनामिक्स क्या है. सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया किन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है. इंडिया एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, स्टोन्स, जेम्स, मिनरल्स, फूड आइटम्स और केमिकल्स और मशीनरीज को. उसके अलावा इंडिया इंपोर्ट भी करता है यूएई से. अब ये प्रोडक्ट्स क्या है? ये प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम, प्रेशियस मेटल्स, स्टोन्स, केमिकल्स और वुड प्रोडक्ट्स. ओके, इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि यूएई का इन्वेस्टमेंट क्या है इंडिया में, और साथ में ही कहाँ इन्वेस्टमेंट है. तो यूएई 5 मेजर सेक्टर्स में अभी इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें से कि पहला है सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में यूएई अमॉन्ग्स 15.78% इन्वेस्ट करता है. इसके अलावा सी ट्रांसपोर्ट में यूएई इन्वेस्ट करता है 8.80%. इसके अलावा एक और सेक्टर है जो कि पावर सेक्टर है. आई हैव जस्ट मिस्ड दिस पॉइंट इन द स्लाइड. सो पावर सेक्टर में यूएई इन्वेस्ट करता है 8.34%. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूएई का इन्वेस्टमेंट है 7.15%. एंड देन वी हैव कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वेयर यूएई इन्वेस्ट almost 7.08%. Yes. So, post Article 370 के इम्प्लीमेंट होने के बाद यूएई ने कश्मीर में भी इन्वेस्ट किया, एंड दिस वाज डन टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन ऑन कश्मीर.
अब हम ये समझते हैं कि इस डील का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो ये इंडिया के बाकी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स को एक बूस्ट प्रोवाइड करता है। यूएई के साथ जो इंडिया का पैक्ट साइन हुआ है, ये इंडिया के जो बाकी प्रपोज फ्री ट्रेड्स हैं दूसरी कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत एंड ओमान, इनको एक बूस्ट प्रोवाइड करता है। साथ में ही इट बेनिफिट्स टू द ज्वेलरी एंड जेम सेक्टर, जो कि काफी मात्रा में इंडिया और यूएई के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं। साथ में ही ये इंडियन गुड्स को एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये एस्टिमेट किया गया है कि अगले कुछ सालों में जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर से उनके थ्रू हम 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। देन ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, which is again a major thing, and with that we have reduced import duties. Now duty free export and reduced import duties together combine to affect the very trade mechanics between India and UAE. अब हम ये समझ लेते हैं कि ये ट्रेड पैक्ट तो साइन हो गया, लेकिन इस ट्रेड पैक्ट का फ्यूचर रेलेवेंस क्या है या ये किस तरह से हमारे ट्रेड को अफेक्ट करेगा या फायदा पहुंचाएगा। ये जो CPEA है यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये इस क्लॉज के साथ आता है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ये प्रोटेक्ट करेगा और साथ में ही उनको ये एक गेटवे प्रोवाइड करेगा टू मार्केट इन वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। इसके अलावा इंडिया UAE CEPA will create new jobs, will raise the living standards and provide a wider social and economic opportunities not only in India but in UAE as well. So this was about this article. Let's move forward to the new article, that is mediation among state to settle Krishna water dispute. अब ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है आपके पॉलिटी और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट क्या चीज है। ओके, सो लेट्स फोकस टू दिस मैप. So the Krishna is an east flowing river that originates at Mahabaleshwar in Maharashtra. ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कृष्णा रिवर, ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होके मर्ज कर लेती है बे ऑफ बंगाल में। बट ड्यूरिंग इट्स फ्लो इट कवर्स a major area of 4 states, that is Maharashtra, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. So ये almost 35% of total area cover करता है इन 4 स्टेट का। Now what happened? A dispute was raised between Hyderabad and Mysore state for the flow of Krishna water river allocation. But बाद में वो डिस्प्यूट कंटिन्यू हो गया इनके सक्सेसर स्टेट्स में, जो कि है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और अभी आंध्र प्रदेश गॉट बाइफिकेटेड इनटू तेलंगाना. सो दिस 4 स्टेट्स. सो ये डिस्प्यूट क्या था ये हमने समझ लिया. अब हम समझते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और स्टेट के प्लीज क्या है. ये प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल में ही जो ये डिस्प्यूट इन 4 स्टेट्स के बीच में चल रहा है कृष्णा रिवर वाटर के एलोकेशन को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस क्वेरल को वो आपस में ही सुलझा लें, जिसके बाद स्टेट के ये प्लीज आए. तेलंगाना ने ये कहा कि पास्ट 14 ईयर्स से कृष्णा वाटर रिवर के डाइवर्जन के बारे में कर्नाटका ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जिस पर कर्नाटका ने रिस्पॉन्ड किया कि बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है और उस पानी को वेस्ट होने से बचाने के लिए देयर वाज अ नीड टू हार्नेस दिस वाटर फॉर irrigation purpose in dry regions. अब हम ये समझ लेते हैं कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के ऊपर जो ट्रिब्यूनल्स के कोर्सेज हैं वो अब तक क्या रहे हैं. पहला कोर्स था 1969 में.
KWDT यानी कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो 1969 में था, वो सेटअप किया गया था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर, जिसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1973 में। अब इस रिपोर्ट ने क्या किया, जो 2060 TMC दैट इज 1000 मिलियन क्यूबिक फीट कृष्णा वाटर को 75% डिपेंडेबिलिटी के आधार पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें 560 TMC उसने एलोकेट किया महाराष्ट्र के लिए, 700 TMC एलोकेट किया गया कर्नाटका के लिए और 800 TMC एलोकेट किया गया आंध्र प्रदेश के लिए। ये हमारा पहला KWDT था। दूसरा KWDT आया 2004 में। अपने इंस्टीट्यूशन के बाद जो सेकेंड KWDT था उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 2010 में और इसने एलोकेट किया 81 TMC महाराष्ट्र के लिए, 177 TMC कर्नाटका के लिए और 190 TMC आंध्र प्रदेश के लिए, which was based on 65% डिपेंडेबिलिटी। फाइन, अब क्या जरूरत पड़ी कि इन KWDTs को दोबारा एक्सटेंड करना पड़ा। 2014 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश got bifurcated into Andhra Pradesh and Telangana, and now Andhra Pradesh asked that Telangana should be made a separate party in this dispute tribunal, which was resisted by Maharashtra and Karnataka, saying that Telangana was created following bifurcation of Andhra Pradesh. Therefore, the allocation of water should be from Andhra Pradesh share, which was approved by the tribunal. उन्होंने ये कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो शेयर है वो आंध्र प्रदेश के शेयर से ही तेलंगाना को मिलना चाहिए, ना कि एक अलग शेयर मिलना चाहिए। So that was Maharashtra and Karnataka's plea against Telangana and Andhra Pradesh. अब हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सिंस इंडिया इज अ फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव मेनी रिवर्स व्हिच आर कैरियर्स ऑफ लाइफ सस्टेनिंग वाटर, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा एक सिग्निफिकेंट लॉफुल तरीके से, ताकि चारों ही स्टेट को वाटर का सही एलोकेशन हो सके। The next article is very important from the perspective of your GS paper 3 that concerns the issue of international security. Okay, so Information and Broadcast Ministry warns officials on data security. So इसमें क्या की पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है, वो है NISPG दैट इज नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी गाइडलाइंस, AES जो कि एक इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है। AES 256 को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। देन वी हैव SAG साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा सिक्योरिटी क्या होता है। डेटा सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा करप्शन थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्टिव दिया जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि जो डेटा सिक्योरिटी है क्रूशियल इंफॉर्मेशन के लिए उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने प्रोहिबिट किया जो उनके टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं ओवर इंटरनल सिक्योरिटी, उसको हम ओवर इंटरनेट शेयर नहीं कर सकते हैं। मिनिस्ट्री का कंसर्न क्या है यहाँ पे? मिनिस्ट्री का कंसर्न ये है कि अगर हम इसको ओवर इंटरनेट शेयर करते हैं तो उनका डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी और नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी गाइडलाइंस का वायलेशन होता है। अब नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी गाइडलाइंस क्या है इसको समझ लेते हैं। So NISPG has been prepared by Ministry of Human Affairs in the wake of expanding information security threat scenario. अब ये क्या करता है? It aims at providing information security posture of organizations possessing any information. Okay, हालांकि ये इन ऑर्गेनाइजेशंस को कोई भी additional stringent practice को अडॉप्ट करने से स्टॉप नहीं करता है। Okay. सो अब NISPG हमने समझ लिया। AES 256 क्या है? ओके,
सो AES 256 एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है। ये सपोर्ट करता है लार्जेस्ट बिट साइज को और ये प्रैक्टिकली अनब्रेकेबल है किसी भी ब्रूट फोर्स के द्वारा जो कि करंट कंप्यूटिंग पावर से ब्रेक करती है डेटास को, और इसलिए ये बन जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। SAG. SAG, that is Scientific Analysis Group, it is working in the area of cryptology and information security. SAG function करता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट वी हैव राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसको समझना क्यों जरूरी है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि एजुकेशन और उससे रिलेटेड इश्यूज को रिलेट करता है। अब ये न्यूज में क्यों है, किस कॉन्टेक्स्ट में है? हाल ही में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 31 मार्च 2026 के लिए कंटिन्यू कर दिया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा स्कीम क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका एम था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये स्ट्रैटेजिक फंडिंग प्रोवाइड कर सके। जो सेंट्रल फंडिंग है वो 60-40 के रेशियो में है जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, 90-10 के रेशियो में है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और यूनियन टेरिटरीज के लिए ये 100% है। The funding flows from the Ministry of Education to state government, union territories and to the state higher councils before it reaches to the identified institutions. अब ये समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को एक्सटेंड क्यों किया गया। So the new phase of this scheme, it tries to implement some of the recommendations and aims of NEP, that is the new education policy. इसके साथ में ही स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को भी मेक श्योर करती है कि वो जेंडर इंक्लूजन, इक्विटी इनिशिएटिव्स, ICT और वोकेशनलाइजेशन और स्किल अपग्रेडेशन जैसे प्रोग्राम को भी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत इम्प्लीमेंट करें। साथ में ही स्टेट्स विल आल्सो बी सपोर्टिंग क्रिएशन ऑफ न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस, और इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च को भी प्रमोट करने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Okay, so it is about Greta Van Horn Reno. Now, why this issue is in news? Recently, poaching of a rhino is suspected from the famous Kaziranga National Park in Assam. Okay, so this is important from the perspective of prelims, since this is a fact and this includes the geographical and conservational part. Okay, so there are 5 species of rhino, white and black rhinos, which is found in Africa, and they are critically endangered. White rhino, that is also found in Africa, and it is on the list of kind of vulnerable. And one-horn rhino. One-horn rhinos are found in Asia and they are also vulnerable. Apart from that, we have Javan. So Javan is also critically endangered. Apart from that, we have Sumatran rhino found in Malaysia, and it is also critically endangered. Now only one-horn rhino is found in India. Okay, so for those of you who have not seen rhino, a picture is here. So yeah, so rhino has a single black horn and a grey-brown hide with skin folds. Okay, so some quick facts about rhino. One-horn rhino is also called the Indian rhino. It is the largest amongst all the rhinos. They are restricted to the small habitats in Indo-Nepal, Terai and Northwest Bengal and Assam. So in the map, I have located the area. You can see that from here. And amongst 2,400 of them are found in Kaziranga National Park. And in the red list, it is marked as vulnerable. Okay, so next again we have a fact that is army tag for new gecko. So recently a new species of bent-toed gecko was observed at a wooden part
at a military station in Meghalaya. Okay, so these are reptiles and they are nocturnal. So let's know something about the bent-toed geckos. The scientific name is Chiroptodactylus exercitus. Exercitus in Latin means army. So that is why in English we call them Indian Army's bent-toed geckos. Now this name was given in the honor of army for their service to the nation. So yeah, that was it. Thank you for today. Let's meet tomorrow again. And again, I would be saying that we have provided the links to the MCQs in the description box. Do go check it out and practice out there. Thank you.